बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनिकल पैथोलॉजी में आज के अपने लेक्चर में हम CSF एग्ज़ामिनेशन को डिस्कस करेंगे। CSF का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा हमेशा, और इसका मतलब होता है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो है वो क्या काम है, किस तरह से हम इसका सैंपल लेते हैं, कैसे इसको स्टोर करते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम करेंगे CSF के ज़रिए, कौन कौन से डायग्नोसिस जो है इससे बनाए जा सकते हैं, इसकी हिस्ट्री वगैरह ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रीशियस कह लें या बहुत ही इसको वैल्यूएबल लिक्विड होता है, जो किसी भी पेशेंट के जो है वो लंबर पंक्चर L3 और L4 के दरम्यान में से लिया जाता है। और इसके साथ साथ ही जो है ये मुख्तलिफ़ तरह के डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसको अभी हम देखते हैं अपने 12वें लेक्चर पे। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों में मौजूद होता है, सेरिब्रम और स्पाइनल में। ठीक है जी। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसकी हिस्ट्री सबसे पहले हम देखेंगे कि CSF एग्ज़ामिनेशन जो है वो कब शुरू हुआ और कब जनाब साहब ये इसको टूल मिला और कब जो है ये कौन कौन से टेस्ट इसको करते। तो सबसे पहले CSF जो है वो फर्स्ट जिसका एग्ज़ामिनेशन हुआ था वो 19वीं सदी में हुआ था। तो बहुत पुरानी टेक्निक उसमें इस्तेमाल की गई थी, जिसमें शार्पन्ड बर्ड क्विल्स जो हैं वो यूज़ करते थे। मतलब कि जो है वो जो परिंदे हैं उनके जो तीखे जो पंजे हैं वो इस्तेमाल करते हुए जो है, उनकी नीडल वगैरह नहीं होती थी, तो इस तरह से जो है वो वही यूज़ करते थे। ठीक है जी। उसके ज़रिए जो है वो CSF जो है उसको कलेक्ट किया जाता था। ठीक है जी। मतलब कि जो बटेरे वगैरह इसमें इसका मतलब होता है मसला। अच्छा, CSF एनालिसिस जो है वो मैक्सिमम कब हुआ? 1950 से 1960 के अंदर, मतलब 20वीं सदी में, जब कोई भी वर्कअप जो है वो नहीं किया गया सिग्निफिकेंट CNS प्रॉब्लम्स के ऊपर, और मतलब कि लंबर पंक्चर के बगैर, मतलब कि 1950 से लेकर 1960s में लंबर पंक्चर के बगैर जो है वो CNS प्रॉब्लम्स को नहीं एड्रेस किया गया, तो उस वक्त ज़्यादातर जो है वो फिर यही CSF ही लिया जाता था। उसके बाद जो है एडवांस और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी जो है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, MRI, CT स्कैन वगैरह, इन्होंने तरक्की की, ख़ास तौर पे CT स्कैन, MRI ने। तो उसके बाद फिर जो लंबर पंक्चर है CSF हासिल करने के लिए, इसको फिर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है जो हासिल थी वो इसकी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो मोस्ट जो है इसमें इंट्रा क्रेनियल मैस लेयंस के ज़रिए जो है ये फिर इस्तेमाल किया जाने लगा। लंबर पंक्चर जो है वो क्रिटिकल प्रोसीजर है जो कि CSF इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में जो है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के डायग्नोसिस के अंदर इस्तेमाल होता है। पर्पज़ इसका देखें क्या होता है, हमारा मकसद CSF का जो एनालिसिस है वो डायग्नोस्टिक और मेडिकल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, फिर ट्यूमर हैं नर्वस सिस्टम के जिसमें ये किया जाएगा, या फिर सिफिलिस में, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की हो गई। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो कि एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके जो माइलिन फाइबर्स हैं, ठीक है ना, माइलिन नर्व फाइबर्स हैं, उनको जो कोटिंग होती है उसकी माइलिन कोटिंग जो होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा है, उसको ख़त्म करती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा गैलिन बैरे सिंड्रोम जो है, इसमें भी जो है इन्फ्लेमेशन में
आप CSF का एग्ज़ामिनेशन करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी, कुछ पर्पस थे हमारे, जिसकी वजह से हम CSF जो है वो एग्ज़ामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा बेटा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पार्ट 1। इसमें अब हम देखेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाले जो लेक्चर है इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। तो अभी हम पहला हिस्सा पढ़ने। देखिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है। ये एक ऐसी कैविटी में होता है जो कैविटी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, स्कल को और स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो घेरे रखती है, सराउंड करती है। अब CSF क्या करता है कि ये टिश्यूज़ को नरिश करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ को नरिश करता है, और इसके अलावा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से प्रोटेक्शन देने में भी मदद देता है। कॉर्ड प्लेक्सिस जो है मौजूद होते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर कॉर्ड प्लेक्सिस जो है वो मौजूद होते हैं। वहीं से जनाब CSF जो है वो रिलीज़ किया जाता है तकरीबन 500 ml पर डे के हिसाब से। तो इसके अलावा जैसे ये CSF रिलीज़ होता है वहाँ से कॉर्ड प्लेक्सिस से 5 मतलब कि ½ लीटर, तो इसके साथ ही जनाब साहब ये सर्कुलेट करना शुरू कर देता है सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। इसके अलावा ये अब्जॉर्ब जो है किया जाता है ब्लड से और ड्यूरल वेनस जो है साइनसिस से अरेक्नॉइड विलाई के ज़रिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये CSF ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो मूव करता है। ये आप देखें, ये क्या करता है, सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड फिल्स द वेंट्रिकल्स विद इन द ब्रेन ब्लड बैरियर कंट्रोल्स विच सॉल्यूट इंटर द सेरेब्रल फ्लूइड। तो इस चीज़ को भी ये कंट्रोल करेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी सैम्पल कलेक्शन के, हम किस तरह से CSF का जो सैम्पल है वो लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है। CSF का जो है सैंपल वो नॉर्मली आप सब अरेक्नॉइड स्पेस से लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के लंबर लेवल पे। लंबर पंक्चर करने के बाद, मतलब ये एक लंबी नीडल्स के ज़रिए आप लंबर पंक्चर करेंगे, वहाँ से आप लेंगे। फिजिशियन एक वार्ड में जो है वो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस में इसको परफॉर्म करता है। बेटा ये बहुत ज़्यादा एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर इसको लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन या कोई जरासीम अगर इंटर हो जाता है तो वो डायरेक्टली आके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा, क्योंकि ये फिर जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नरिश करता है। तो यहाँ से इन्फेक्शन जो है नहीं जानी चाहिए किसी भी सूरत में, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन जो है वो रखी जाती है प्रोसीजर की। अब स्पेसिमेन जो है ये कलेक्ट किया जाएगा, 2 से 4 ml क्वांटिटी इसकी ली जाती है। 3 से 4 स्टरलाइज सिक्रू कैप्ड बॉटल्स जो है वो जो है इसे भरी जाती हैं, जो कि उनको फिर सीरियल नंबर दिया जाता है और ये फिर लैब में भेजी जाती हैं। तो बेटा उनके सीरियल नंबर के हिसाब से फिर उनके आगे टेस्ट भी होते हैं, ये ख़ास तरतीब से कि अगर पहला सैंपल तो उससे कौन सा टेस्ट लगेगा, सेकंड वाले से कौन सा टेस्ट लगेगा और थर्ड वाले से कौन सा टेस्ट लगेगा। तो ये एक सीरीज़ के हिसाब से जो है वो इसको नंबर लगाए जाते हैं। अगर वो कह रहा है कि CSF का कल्चर आपने लगाना है ट्यूबर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो ये तकरीबन 5 ml सैंपल जो है आपको चाहिए। CSF जो है वो जितना जल्दी हो सके लेबॉरेटरी के अंदर पहुंचना चाहिए। तो CSF जो है वो बाज़ वो कहते हैं कि जो बॉटल होती है वो कंटामिनेट हो जाती है CSF वाली ब्लड के ज़रिए, क्योंकि आप जब पंक्चर करते हैं, नंबर पंक्चर करते हैं, तो वहाँ से ब्लड जो है जारी बात है ब्लीडिंग होती है, ब्लड भी जो है वो बाहर आता है। तो समटाइम्स जो CSF है वो बेटा एक नॉन जो है वो एक कलरलेस, इसको कलरलेस ट्रांसपेरेंट जो है वो लिक्विड है, इसलिए जो है अगर कंटामिनेशन कहीं ना कहीं से हो जाती है ड्यूरिंग सैम्पल कलेक्शन, तो इसमें आपको ब्लड जो है वो नज़र आ सकता है, ठीक है ना। द CSF इज फर्स्ट बॉटल स्पेसिमेन कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड शेल कप्ड साइड, तो वो कहता है कि इसको आप अलग से रखें। अच्छा, फ्लूइड जो कि सेकंड बॉटल में आप इस्तेमाल करेंगे वो रूटीन टेस्ट के लिए होगा, जबकि वो फ्लूइड जो आप थर्ड बॉटल में इस्तेमाल करेंगे वो होगा बैक्टीरियल कल्चर के लिए। इसके अलावा अगर ट्यूबरकुलोसिस में मेनिंजाइटिस हो गई है, मेनिंजाइटिस अगर सस्पेक्टेड है, तो फोर्थ बॉटल जो है वो भी आप लेंगे, वो होगी अनडिस्टर्ब्ड, वो बॉटल बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड होगी,
और रेफ्रिजरेटर में ये देखने के लिए कि आया कि वायरस और कोआगुलम फॉर्म जो है पेलिकल आर कोआगुलम फॉर्म सॉरी इफ़ द ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस इज सस्पेक्टेड, अगर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है मतलब कि बेटा मेनिंजाइटिस कहते हैं कि अगर बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में जो है इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाए, लेकिन एक से ज़्यादा ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करे, तो उसको हम जो है वो बोलते हैं ये मेनिंजाइटिस। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर मेनिंजीज होती है ना, तो वहाँ पर अगर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है, तो इसको फिर हम जो है वो मेनिंजाइटिस जो है वो बोलते हैं। अब देखें फ्लूइड जो है वो सेकंड बॉटल के अंदर आप जो लेंगे वो आप रूटीन टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि थर्ड बॉटल में आप जो लेंगे वो आप बैक्टीरियल कल्चर के लिए लेंगे। अगर ट्यूबरकुलोसिस में मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड हो तो फिर चौथी बोतल भी आपने जो है वो ले लेनी है, और वो चौथी बोतल अनडिस्टर्ब रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने रखनी है, ये देखने के लिए कि पेलिकल या कोआगुलम फॉर्म तो नहीं, मतलब कि वो जमा तो नहीं है इसके अंदर। सो ताहम CSF जो है ये रेफ्रिजरेट करना चाहिए अगर आपके पास बैक्टीरियल कल्चर के लिए आपने सैंपल लेना है, तो क्योंकि वो इसको किल कर देंगी बैक्टीरिया को या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को, तो आप इसको जो है वो स्टोर करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर। ठीक हो गया बेटा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप किस पोजीशन में सैंपल लेंगे। ये इस पोजीशन में पेशेंट को उठाएंगे, यहाँ से नंबर 3 L3 L4 के साथ ये यहाँ से आप देखें ये नीडल आपने इंसर्ट करनी है, लेकिन ख्याल करना है कि ये वर्टिब्रा के दरमियान वाली जगह से अंदर जाए, ठीक है ना। और फिर नीडल इंसर्ट करेंगे अंदर की जानब जो है, फिर ये लेवल नंबर 3 नंबर रीजन 2 4 नंबर रीजन के दरमियान में से आप कहीं से भी चाहे इसका सैंपल जो है वो ले सकते हैं। CSF एनालिसिस जो है वो वाइट ब्लड सेल्स के लिए और रेड ब्लड सेल्स के लिए जो है वो होता है। अब यहाँ से देखें अगर आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया है तो उसको आप लेबॉर्ट्री ट्रांसपोर्ट करेंगे आधे घंटे से सॉरी 1 घंटे से पहले। उसके बाद आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 RPM के लिए के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए, और इसके अलावा वो जो लिक्विड होगा जो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन आपको हासिल होगा, तो उसमें या तो आप सुपरनेटेंट यूज़ करेंगे या फिर आप सेडिमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सुपरनेटेंट क्या होते हैं? सुपरनेटेंट बेटा कोई भी चीज़ हो सकती है, लोग पानी में बना देते हैं। तो इसी तरह से जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट कहते हैं कि जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वो टेस्ट के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको सुपरनेटेंट कहते हैं, और जो नीचे बेस में वाटर में जो चीज़ बैठी होती है उसको जो है हम बॉटम कहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं सुपरनेटेंट। सो सुपरनेटेंट जो है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर आपने लेना है तो फिर आप लेटेक्स एग्लूटिनेशन का टेस्ट करवाएंगे। अगर आप नीचे वाली जो चीज़ बैठी हुई है नीचे वो लेना चाह रहे हैं तो फिर आप जनाब इसमें फिर आगे 2 चीज़ें आ जाएंगी, या तो ग्राम स्टेनिंग है या फिर प्राइमरी प्लेट, ठीक है। तो प्राइमरी प्लेटिंग ऑन द चारकोल। इसके अलावा अगर CSF जो है वो लेबॉर्ट्री में ट्रांसपोर्ट जो है वो 1 घंटे के ज़्यादा टाइम ले गया है, तो फिर आप क्या करेंगे ये ज़रा देखिए। इनोकुलेट करते हैं आइसोलेट करते हैं इसको मीडियम को, और इसके अलावा इंक्यूबेट करते हैं ओवरनाइट, मतलब कि पूरी रात में 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है जी। और फिर इसके बाद इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन को ज़रा देखें, ये जो है वो एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है, और इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, ठीक है ना। और इट इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन से आप इसको नहीं ले सकते। देखें एंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस की हो सकती है, मतलब कि CSF के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो हो सकती हैं, और ये कंट्रोल किया जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर से, जो कि मुख्तलिफ़ तरह की सब्सटेंसेस की जो एंट्री है फ्री एंट्री उसको जो है वो कंट्रोल करता है और इनहिबिट करता है। दूसरी जो सब्सटेंसेस है, मतलब कि ख़ास किस्म की जो सब्सटेंसेस है उनकी एंट्री होने देगा CSF के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर, और जो दूसरी सब्सटेंसेस है उनकी एंट्री को इनहिबिट कर देगा।
सो ये बैरियर जो है ताहम डी रेंज या इन्फ्लेमेशन में या फिर कंपोजिशन के अंदर, अगर CSF की कंपोजिशन के अंदर चेंज आ गई है जो कि ऐसी नहीं है कि जो बीमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की करवाए, बल्कि जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, इनकी भी वजह हो सकती है। सो मेन फंक्शन CSF का जो है वो प्रोटेक्टिव है, ये जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इट प्रोवाइड्स अ फ्लूइड कुशन, ये फ्लूइड कुशन प्रोवाइड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और इसके अलावा उन्हें इंजरी से बचाता है। ताहम जो है ये जो मूवमेंट है, सडन मूवमेंट इनसाइड द बोनी इज़ कैविटी जो है वो क्या है, मतलब कि हमारे अंदरूनी शहरों में वही कह रहा है कि बोनी जो बोटी ये जो है द मेन फंक्शन ऑफ द CSF इज़ प्रोटेक्टिव, जो मेन फंक्शन है CSF का वो प्रोटेक्टिव है। ये प्रोवाइड करता है कुशन, ठीक है ना, कुशन प्रोवाइड करेगा ब्रेन को और प्रोटेक्ट करेगा हमें इंजरी से, और दूसरे जो है जो कि हमेशा ऐसी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है अदरवाइज अकर ड्यू टू द सडन मूवमेंट्स इनसाइड द बोनी कैविटी, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जो कि अचानक बोनी कैविटी की मूवमेंट से जो है शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा ये वॉल्यूम को मेंटेन रखता है ब्रेन के अंदर और क्रेनियल एक्टिविटी के अंदर, और सम नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो फूड है वो प्रोवाइड करेगा सेल्स को, और इसके अलावा वेस्ट जो है न्यूरल टिश्यूज़ के जो वेस्ट है उसको ऑब्जर्व करेगा। नॉर्मल वॉल्यूम जो है वो CSF का 100 से 150 ml जो है वो होता है। अब नॉर्मल CSF क्या होता है, नॉर्मल CSF जो है वो कलरलेस होगा, क्लियर होगा, वाटरी जो है वो फ्लूइड होगा, और इसमें कोई कोagulation या कोagulum नहीं होता, ना ही कोई पेलिकल होता है। और ये जनाब साहब जब इसको हम रखते हैं अनडिस्टर्ब, मतलब कि रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो इसमें तकरीबन 1 से 5 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब आपको जो है वो लिम्फोसाइट के नज़र आते हैं। केमिकल कंपोजिशन इसकी जब हम देखते हैं तो इसमें आपको 3-4 चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो क्या है, सबसे पहले इसमें बेटा प्रोटीन है, जो कि 0.2 से 4.5 ग्राम पर लीटर प्रोटीन इसमें मौजूद होती है। इसकी जो हायर कंसनट्रेशन है वो जो है वो कलेक्शन ऑफ CSF में हो सकती हैं या फिर ड्यू टू द लो प्रोटीन, ठीक है ना। द हायर लेवल ऑफ कलेक्शन ऑफ CSF द लोअर द प्रोटीन, मतलब कि वो कह रहा है कि जितना ज़्यादा हायर लेवल से आप CSF को कलेक्ट करेंगे, मतलब नंबर L1 L2 के दरमियान से, या L1 L3 L4, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऊपर चलते जाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती जाती है। ताहम जो वेंट्रिकल फ्लूइड है उसमें वो कह रहा है कि 50 से 150 मिलीग्राम पर लीटर तक जो है वो होता है। सो नियोनेट्स के अंदर जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है वो देखें, इन नियोनेट्स प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन में भी एज हाई एज 1.7 ग्राम्स पर लीटर। प्रोटीन्स के अंदर जो इसमें सॉरी नियोनेट्स के अंदर, नए पैदा होने वाले बच्चों के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, 1.7 ग्राम तक। नॉर्मली जो है बड़ों में इसकी कम होती है। ग्लूकोज जो है 2.5 से 4.5 मिली बोल पर लीटर जो है एक अडल्ट की जो है वो वैल्यू है वो 2 से 3 जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल के बराबर है, ठीक है ना। मतलब कि इसमें देखें जो ग्लूकोज है वो 2.5 से 4.5 मिली बोल तक होगा, और इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो अहमियत है वो 2/3 ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल एट एनी टाइम, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल के तकरीबन 3 में से 2 हिस्से तक होगी किसी भी वक्त। डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है कि इंट्रावेनस ग्लूकोज इन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हाई हो सकती है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि सैंपल आपको ब्लड ग्लूकोज का जो है वो आप इट इज़ बेटर दैट द सैंपल फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड ग्लूकोज इज़ आल्सो कलेक्टेड सिमिल्टेनियसली टू मेक द इंटरप्रिटेशन। अच्छा बेटा ये बात बड़ी अहम है इसमें। वो कह रहा है कि अगर आपने CSF का एग्जामिनेशन लेना है ना, तो जहाँ आप CSF का लिक्विड जो है वो लेंगे उसके साथ ही आप ब्लड वाला भी ले लें, फिर ब्लड के आप टेस्ट लगवाएं ताकि आपको पता चल जाए कि CSF के अंदर और जो ब्लड है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है इसके अंदर कौन सी चेंजेस हैं। इसके अलावा कलोराइड्स हैं जो कि 118 से 127 मिलीमोल पर लीटर तक जो है वो मौजूद होंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड इज़ ऑफ सम वैल्यू इन ट्यूबर क्लासेस वगैरह की, ट्यूबर क्लासेस में जो है इसकी थोड़ी सी अहमियत होती है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस में होगी या फिर हीट स्ट्रोक में होगी। तो इसके अलावा देखिए CSF के जो हैं के अंदर दूसरी प्लाज्मा जो
क्रिस्टलाइड्स मौजूद हैं। सी एस एफ कंटेन्स अदर प्लाज्मा क्रिस्टलाइड्स टू, वो कह रहा है कि सी एस एफ में दूसरे प्लाज्मा क्रिस्टलाइड्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, लेकिन बट दीज आर नॉट डिटरमाइंड इन द रूटीन एग्जामिनेशन। वो कह रहा है कि इसको हम रूटीन एग्जामिनेशन में नहीं देख सकते। ठीक है, जो क्लोराइड्स हैं वो 118 से 127 मिलीमोल पर लीटर तक होते हैं, तो इनकी जो एस्टिमेशन है, द एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड इज सम ऑफ द वैल्यूएबल इन द ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस एंड हीट स्ट्रोक। मतलब कि जो बीमारियां हैं जिसमें ये ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस और हीट स्ट्रोक है, इसमें ये बड़ी अहम जनाब साहब ये डायग्नोस्टिक है। अब क्लोराइड्स के बाद आप देखें कि इसमें जो है वो हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन देखी है, जिसमें हमने प्रोटीन देखा है, ग्लूकोज को देखा है, और इसके अलावा फिर हमने क्लोराइड्स को देखा। अब हम रूटीन एग्जामिनेशन में देखें तो रूटीन एग्जामिनेशन में इसकी अपीयरेंस है, सेल काउंट्स हैं, और इसके साथ साथ जो है ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। तो अपीयरेंस में देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि जो सी एस एफ है, इसका कलर जो है सी एस एफ ऑफ द कलर ऑफ द सी एस एफ इन ऑल 3 बॉटल्स, if the blood is visible, it should be noted whether it is present in all bottles equally or it is present in the first bottle and then disappears। अच्छा बेटा, इसमें देखें कि जो अपीयरेंस है सी एस एफ की, उसमें वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले देखना है कि ब्लड इसके अंदर है। अच्छा, ब्लड अगर है भी बॉटल्स के अंदर, 3 बॉटल्स में आपने सैंपल लिए, तो उसमें फिर आपने ये देखना है कि क्या पहली बॉटल में ब्लड ज़्यादा और आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, या तीनों में एक जैसे ही है। तो बेटा अगर तो पहले में ज़्यादा और बाद में कम होता जा रहा है, तो ये तो जो है वो पकाने वाले का थोड़ा सा इसमें है, सॉरी पकाने वाला कह रहा हूँ। देखिए, इफ़ द ब्लड इज़ विजिबल, अब इसमें आपने देखना क्या है, अगर तो पहले वाली बोतल के अंदर जो है वो आपको ब्लड नज़र आ रहा है और सेकंड वाली बोतल में कुछ कम हो गया, तीसरी वाली बोतल में कुछ कम हो गया, तो इट मीन्स दैट कि जब आपने लंबर पंक्चर किया था उस वक्त आपने इंजरी की है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो। अगर तीनों बॉटल्स के अंदर, तीनों कंटेनर्स के अंदर सेम ही है, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये ब्लड आपकी जो इंजरी वाला है, जब आपने लंबर पंक्चर किया है, वो वाला नहीं है, बल्कि ये सी एस एफ के अंदर ही मौजूद जो है वो वाला ब्लड है। सो अमाउंट ऑफ द ब्लड शुड बी नोटेड, अमाउंट ऑफ द ब्लड जो है वो आपने नोट करनी है सी एस एफ के अंदर। अगर इसमें ग्रॉस एग्जामिनेशन है, देयर इज़ अ ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ सी एस एफ विद ब्लड इन ऑल ऑफ द बॉटल्स, देन केमिकल वैल्यू विल नॉट बी ट्रू। ठीक है ना, तो कह रहा है कि अगर ब्लड की जो अमाउंट है वो भी आपने देखनी है, तो अगर ग्रॉस कंटामिनेशन हो जाती है सी एस एफ की ब्लड के साथ, तो इसमें जो केमिकल वैल्यूज़ हैं वो आप जो है वो उसको नहीं देखोगे। अगर कोई भी ब्लड नहीं होता, आपको नज़र नहीं आता, तो फिर क्या होगा कि देन नोट द कलर, फिर आपने जो कलर है उसको नोट करना है। ठीक है जी। इफ़ नो ब्लड इज़ सीन देन नोट द कलर। अच्छा, इफ़ येलोश ब्लड, अगर आपको येलोश नज़र आ रहा है, तो इसमें ये जेंथोक्रोमिया की वजह से होता है। इट इज़ कॉमनली सीन इन सब अरेक्नॉइड हेमरेज, जो कि सब अरेक्नॉइड हेमरेज के अंदर आपको आसानी से नज़र आ सकता है। इस पर देखें, अगर इसके अलावा जॉइंटिस में भी होता है परिडोमिनल सीडोमोनल मेनिंजाइटिस। सीडोमोनल का मतलब है कि जनाब झूठी मूठी, सीडोमोनल मेनिंजाइटिस में भी एसोसिएटेड विद द ब्राइट ग्रीन सी एस एफ। वो कहते हैं कि ब्राइट ग्रीन सी एस एफ की वजह से जो है वो सीडोमोनल मेनिंजाइटिस हो सकती है। इसके बाद देखें, आपने ये देखना है कि ट्रांसल्यूसेंसी जो है या टर्बिडिटी को आपने देखना है। अगर तो बहुत ज़्यादा डब्ल्यू बेसिस जो है वो हाई कंसनट्रेशन में सी एस एफ के अंदर मौजूद होंगे, तो लिक्विड जो है वो टर्बिड होगा। इन केसेस में क्या होगा कि सेल काउंट जो है वो सेल काउंट कैन बी ओमिटेड विद मेन एम्फेसिस ऑन ग्राम स्टेनिंग। तो अगर आपको ये ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ग्राम स्टेन के बाद जो है वो सेल्स को माइक्रोस्कोपिकली जो है वो देखें। फाइनल क्या होता है कि चेक करना है कि इसमें कोई सैंपल के अंदर कोई क्लॉट तो नहीं है। तो इसके अलावा फिर check that the pellicle formation in the CSF, it indicates increase in the fibrinogen in the CSF which is the sign of the inflammation। वो कहता है कि अगर क्लॉट नहीं है या पेलिकल फॉर्मेशन नहीं है CSF के अंदर, तो ये आपके इंक्रीज फिब्रिनोजन एक्टिविटी को जो है ये देखिए, increased fibrinogen in CSF which is the sign of inflammation।
इंक्रीज्ड फिब्रोजिन होगा, मतलब कि अगर इन्फ्लेमेशन किसी पेशेंट के अंदर हुई है तो उसके CSF के अंदर जो है वो फिब्रिनोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। सेल काउंट्स देखें, CSF वो कह रहा है कि WBCs की तरह आप इसकी क्वांटिटी को भी काउंट कर सकते हैं डिफरेंट डिजीज़ के अंदर। सेल काउंट जो है वो कलेक्शन के फ़ौरन बाद से एज सुन एज़ पॉसिबल जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सेल जो है वो रैपिडली लाइसिस हो जाती है। अब डिप्स्टिक WBC जो है उसमें ये ज़ाहिर बात है अब WBC नहीं है, ये CSF है। तो इसमें टेबल देखें, जो इसमें एक तरफ कंडीशंस लिखी हैं, दूसरी तरफ सोडियम और पर मिलीग्राम्स WBCs पर मिलीमीटर क्यूब, और तीसरे में परिडोमिनेंट सेल टाइप्स जो हैं आपको नज़र आएंगे। अब कंडीशन कौन सी है? नॉर्मल अडल्ट CSF का जो WBC पर मिलीमीटर क्यूब होता है, वाइट ब्लड सेल्स वो 0 से 25 हो सकते हैं, न्यूट्रोसाइट्स जो है ये भी उसमें मौजूद होते हैं। जबकि इसके बाद जो नॉर्मल नियोनेट्स का CSF है उसमें WBC की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लेस दैन 30 होगी, और प्रीडोमिनेटली जो है इसमें देखिए नॉर्मल जो CSF होगा इसमें जो WBC पर मिलीमीटर क्यूब होगा वो 0 से 25 होगा, और ये आमतौर पे लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। जो नॉर्मल नियोनेटल CSF है तो उसमें लेस दैन 30 जो है वो नहीं वैल्यू नहीं होगी। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल जो है वो फिर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस को जो है ये जो है ख़त्म करेंगे। उसके बाद देखिए द CSF इज़ क्लियर देन इफ़, अगर तो CSF आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सेल्स को जो है वो काउंट करना है। चार्जिंग न्यूबार चैम्बर, मतलब कि आपने न्यूबार चैम्बर को जो है वो चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद जो है, चार्ज करने से मुराद है कि आपको ने इसको कोई बैटरी के साथ चार्ज नहीं करना, आपने यही CSF का जो लिक्विड है ये उस न्यूबार चैम्बर के अंदर जब आप भरेंगे, ऊपर से कवर से लगाएंगे तो इसी को जो है वो चार्जिंग करते हैं। So the number of the cells counted in approximately by the number of cells, ठीक है ना। cells in all the 9 white blood cells cells in all of the time cells in cell जो है वो देखें the number of cells counted is approximately the number of the cells per millimeter cube of the CSF। कहते नहीं सारी CSF को जो है वो, इफ़ द काउंट इज़ एक्सपेक्टेड टू हाई देन CSF, अगर आपको काउंट जो है एक्सपेक्ट हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप ऐसे करें CSF जो है वो देखें। इफ़ द काउंट इज़ एक्सप्रेस्ड टू बी हाई देन CSF मे हैव टू डिलेटेड। इसके अलावा देखें जो मेथड है काउंटिंग का वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे RBCs की काउंटिंग होती है। अगर किसी में ग्रॉस में या CSF में या कहीं पर लेक्चर में अगर कोई किसी किस्म की बात किसी को समझ नहीं आई तो वो बेटा पूछ सकता है। इसमें देखिए अगर ब्लड सेल्स काउंट जो है वो B के बराबर हो और CSF जो है वो RBC F के बराबर हो, और ब्लड कल्चर जो है वो WBC C B के बराबर हो, और CSF जो है वो WBC F के बराबर हो, तो फिर आप किस फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए द टोटल CSF बराबर हो जाएगा WBC इसमें कैलिब्रेशन में ज़रब किससे देंगे हम WBC ब्लैंक, तो ट्रू CSF की कलेक्शन के लिए फार्मूला है WBC F माइनस WBC माइनस RBC, और ओवर में क्या है ग्रैंड वैसे है। इसमें देखें द फाइंडिंग ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम जो है वो द फाइंडिंग ग्रेटर देन 1 WBC पर 1000 रेड ब्लड सेल्स पता नहीं बैठता। तो ये ज़रा आप देख लें, ये इसका फार्मूला है, फार्मूले के ज़रिए आप वैल्यू जो है वो देख सकते हैं। अच्छा बेटा आज जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा है CSF एग्जामिनेशन। CSF क्या है? CSF एक ऐसा लिक्विड है जो आपकी बॉडी के अंदर सेल एटर्सिका के मकाम के ऊपर बनता है, और इसकी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा हो सकती हैं इन्फेक्शन की वजह से। कंपोजिशन इसकी क्या है ये हमने देखी। नॉर्मल CSF को देखा इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज और कैलोराइड्स होते हैं। इसके अलावा रूटीन में हमने अपीयरेंस और सेल काउंट्स को पढ़ा है। माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।